नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए, उसका भाग 4 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और 40 बेहतरीन प्रश्नों की क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यह सीरीज जो है आपकी आगामी जो रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि CBT 1 की जो परीक्षा आपकी होगी उसमें 40 जो प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे। तो इन 40 प्रश्नों की तैयारी कराने के लिए ही इस सीरीज को हमने स्टार्ट कराया है। अभी तक हमने जो है 3 क्लास को पढ़ लिया है। 3 क्लास के माध्यम से अभी तक हमने 120 बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लिया है। इस क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप एक ही जगह पर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और एक तरफ प्रावधान दिया गया है और एक तरफ वह किस भारतीय संविधान के पार्ट से यानी कि भाग से संबंधित प्रावधान है वह दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके राजभाषा का है। तो राजभाषा का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। राजभाषा का जो प्रावधान है यह भाग 18 में नहीं है बल्कि भाग 17 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। राजभाषा का जो प्रावधान है वह किस भाग में है भारतीय संविधान के? तो भाग 17 में है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो भाग 18 में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जो ऑप्शन ए में भाग 18 दिया गया है, भाग 18 में जो है आपात संबंधित प्रावधानों को रखा गया। जो आपातकाल संबंधित प्रावधान हैं उनको जो है भाग 18 में रखा गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन को किस भाग में लिखा गया है? तो भाग 15 में रखा गया। बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। संविधान संशोधन को भाग 20 में रखा गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं सहकारी समितियों को जो है भाग 9B में रखा गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनको भाग 9B में यानी कि 9ख में रखा गया। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं का समावेश किया गया था? तो आप याद रखिएगा ये जो 4 भाषाएं हैं इनको हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 2003 का संविधान संशोधन अधिनियम था, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसका संबंध जो है हमारी राजभाषाओं से है, हमारी भाषाओं से है। तो इस 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो आप याद रखिएगा यह अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919 का। तो इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। केवल भाग लिया था, इन्होंने इसकी अध्यक्षता नहीं करी थी। ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। केवल इन्होंने अमृतसर अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर अधिवेशन 1919 का। तथा इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 को जो है जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध हो जाएगा अंगूर की खेती से। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अंगूर की खेती से संबंधित होता है विटीकल्चर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
माही सुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो धान की, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, धान की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, आपको बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप याद रखिएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो किस तिथि से जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है? तो आप याद रखिएगा, अपने पद ग्रहण करने के तिथि से लेकर 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो आपको पता होगा कि जो आर्थिक क्रियाकलाप है हमारे देश के, इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक आपका द्वितीय क्षेत्र होता है, एक आपका तृतीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो द्वितीय क्षेत्र है हमारे अर्थव्यवस्था का, हमारे आर्थिक क्रियाकलापों का, इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो मैन्युफैक्चरिंग का एरिया होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जो विनिर्माण का क्षेत्र होता है, वह आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी और सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विनिर्माण को जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जितने भी कच्चे माल हैं, कच्चे माल जैसे पशुपालन हो गया, उत्खनन का कार्य हो गया, वानिकी हो गया, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तथा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कच्चे माल प्राप्त किए जाते हैं, उनका उपयोग करके जब कोई सामान बनाया जाता है, उसको जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं, जितने भी आपके उद्योग होते हैं, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के एरिया हैं, वे सभी आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित इसमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करी गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं जो अनुच्छेद आपका 44 है, यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 का संबंध है, आप याद रखिएगा, किससे? तो समान नागरिक संहिता से। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 44। दोनों ही अनुच्छेद आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड ये दोनों ही आर्टिकल हैं। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को एक कमेटी थी, एक समिति थी, जिसका नाम था शिवरमन। तो इसी शिवरमन समिति के सिफारिश पर ही जो है नाबार्ड की स्थापना करी गई थी 12 जुलाई 1982 को। तो ये डेट आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बैरन आइलैंड जो एक ज्वालामुखी द्वीप है, यह किस देश में स्थित है? तो बैरन आइलैंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप याद देखिएगा, जो बैरन आइलैंड है यह भारत में स्थित है। तो आप इसे याद देखिएगा, यह एक ज्वालामुखी द्वीप का एग्जाम्पल है। और यह है कहाँ पर? तो यह अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे
टैगोर। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका ठाकुर की जगह टैगोर होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो आप याद देखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये इंडियन सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले जो है पहले भारतीय थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है और ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? तो आप याद रखिएगा स्वराज की मांग को सर्वप्रथम बार ब्रिटिश सरकार के सामने कब रखा गया था? तो जो 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, इसी समय जो है सर्वप्रथम बार स्वराज की मांग को जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। और निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम ब्लैक पर्ल है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किस खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं हम? तो आप याद रखिएगा महान फुटबॉलर पेले को, ये ब्राज़ील के महान फुटबॉलर हैं पेले, इन्हीं को जो है ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, यह देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे मूल संविधान में कुल कितने शेड्यूल थे, कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में भारत के 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? यानी कि पूछा क्या गया है कि विश्व का जो पहला सफल सक्सेसफुल जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन था, जो हृदय प्रत्यारोपण था, यह किसने किया था? यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण था यह क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? तो यह न्यूज़ में भी था, यह करंट अफेयर्स का भी आप प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो है 25 जून का जो दिन है इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो जिस कारण से यह न्यूज़ में भी है। तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हाल ही में केंद्र सरकार ने 25 जून के दिन को जो है राष्ट्र संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो आपातकाल लगाया गया था 2 वर्ष बाद हटाया गया था 1977 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 1975 का जो आपातकाल था यह 1977 में हटाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर दी गई है कि वह ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा मैक्सिमम कितने समय तक यह ऑर्डिनेंस रह सकता है? तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम जो है 6 महीने और 6 सप्ताह तक, 6 महीने 6 सप्ताह तक जो है यह ऑर्डिनेंस रह सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है यह आपको देखने को मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, नैरोबी। नैरोबी क्या है? तो नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है, यहीं पे आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है।
तो आप याद रखिएगा 74.04% जो है भारत की कुल साक्षरता दर थी उस समय। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेबनान की राजधानी यहाँ पे पूछी गई है कि क्या है। लेबनान इस समय काफ़ी न्यूज़ में भी है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के मध्य वर्तमान में कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष चल रहा है, जिस कारण से लेबनान जो है न्यूज़ में है। लेबनान जो है इजराइल के साथ सीमा भी साझा करता है। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हो जाएगी बेरूत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं निकोसिया। निकोसिया किसकी राजधानी? तो साइप्रस की। इसे भी आप याद कर लीजिए, साइप्रस की राजधानी हो जाएगी आपकी निकोसिया। वहीं यूएई की राजधानी अबू धाबी है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और टर्की की राजधानी आपकी हो जाएगी अंकारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, यह चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 दिन चली थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। 12 मार्च 1930 को यह स्टार्ट हुई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था। तो यहीं से जो है दांडी मार्च स्टार्ट होता है। तो यह टोटल 24 दिन चली थी आपकी दांडी यात्रा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध जो गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके रचयिता थे बिस्मिल अजीमाबादी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्मिल अजीमाबादी। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था? जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण की सहायता से जो है विद्युत प्रभाव को मापा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का यह। तो विद्युत प्रभाव को जो है किसकी सहायता से मापा जाता है? तो अमीटर की सहायता से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यह जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, इसकी प्लेलिस्ट को बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप एक ही जगह पर प्रीवियस के सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोहरा किसका एग्जाम्पल है? जो ठंड में कोहरा देखने को मिलता है, यह किसका एग्जाम्पल है? तो यह एरोसोल का एग्जाम्पल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। कोहरा होता क्या? तो कोहरा एक प्रकार का एरोसोल होता है। भारतमाला परियोजना निम्न में से किस इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से रिलेटेड है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत क्या बनाया जाता है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, यह हाईवेज से रिलेटेड परियोजना है भारतमाला परियोजना, यानी कि राजमार्ग से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इस परियोजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो भारतमाला परियोजना जो है इसका मंत्रालय हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और तथा इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको 31 जुलाई 2015 को जो है इस परियोजना को जो है स्टार्ट किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से पाखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में देखने को मिलेगा? आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो पाखुई वन्यजीव अभयारण्य है, यह देखने को मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस उच्च तुंगता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेमिस उच्च तुंगता राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात हो रही है। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो नेशनल पार्क है, आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में डायलिसिस विधि को अपनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन काम करना बंद कर देगा तब जो जाके जो है डायलिसिस की क्रिया को किया जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा, डायलिसिस जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने की, रक्त के शुद्धिकरण की एक विधि होती है। तो जब हमारी किडनी, जब हमारा गुर्दा काम करना बंद कर देता है, तब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
इंसुलिन का स्रावण जो है मतलब किस ग्रंथि से होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, आप याद कर लीजिएगा। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है और इस हार्मोन का जो स्रावण है कौन सी ग्रंथि करती है, तो अग्नाशय से होता है। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पैनक्रियास से यानी कि अग्नाशय से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जायरे नदी। जायरे नदी को हम कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों ही नाम इसके हैं, कांगो कह लीजिए या जायरे कह लीजिए। तो यह जो नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो ऑप्शन बी वाली नदी आप देख पा रहे हैं लिम्पोपो नदी, यह जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोनों को आपको याद रखना है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, वहीं जायरे या कांगो रिवर जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दुलहस्ती बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। दुलहस्ती बांध की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुलहस्ती बांध कहाँ पर है, तो यह चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चिनाब रिवर पर जो है दुलहस्ती बांध देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। यहाँ पे एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या के बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। वह हार्मोन कौन सा है जो बौने पौधों के विकास में सहायक होता है। उस हार्मोन का, उस पादप हार्मोन का आपको नाम बताना है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से बौने पौधों का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन होता है यह एक वृद्धि हार्मोन होता है और इसकी सहायता से पौधे पौधों का विकास होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जिब्रेलिन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये पौधों की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और चार्ल्स डार्विन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकासवाद का सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। वह पादप हार्मोन जो बीज को सुप्त अवस्था में रखता है कौन सा है। बीज को सुप्त अवस्था में रखने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। यह एक पादप हार्मोन होता है जो है बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है, यानी कि यह एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह कोशिका विभाजन को भी रोकता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है हार्मोन, यह कोशिका के विभाजन को भी रोकता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन रोकता है, तो एब्सिसिक हार्मोन रोकता है, तथा यह बीजों को सुप्त अवस्था में भी रखने का कार्य करता है। तथा जिस कारण से जो है एब्सिसिक एसिड को जो है हम वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोशिका यानी कि सेल का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कोशिका का वह कौन सा भाग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राइबोसोम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ देश दिए गए हैं और एक तरफ उन देशों से हमारे भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं वह दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। अमेरिका से कौन सा प्रावधान लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता का, तो यह सुमेलित आपका है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रावधान है हमने फ्रांस से लिया है, बिल्कुल सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है इसको ऑस्ट्रेलिया से हमने नहीं लिया है, बाकी तो आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी कनाडा
से जो है हमने राज्यपालों की नियुक्ति के प्रावधान को लिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला है केवल सुमेलित नहीं था, बाकी आपके तीनों ए, बी और डी सुमेलित हैं। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे जो भी प्रावधान हमने लिए हुए हैं अपने संविधान में, उसको मैंने एक ही जगह पर लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, इसको हमने जापान से लिया हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया हमारे भारतीय संविधान में, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है, उसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया हुआ है। वहीं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, तो मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान है कि फंडामेंटल का जो प्रावधान है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद तथा उद्देशिका का विचार, इन सारे प्रावधानों को हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। वहीं फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को जो है हमने सम्मिलित किया हुआ अपने संविधान में। वहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रावधान है, इसको भी हमने फ्रांस के संविधान से ही लिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वलिटी, बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श का जो प्रावधान है, इसको हमने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जो है 40 बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज का सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।